Here I am Nadeem Ahmed and we are performing lab number 09, that's about scheduling algorithms. So in this lecture we have to implement some scheduling algorithms. So let's start now. बेसिकली ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो है वो हमने थ्योरी के अंदर जो है वो स्टडी कर लिए हैं. आई होप कि आप लोगों को जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में होंगे. शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स से रिलेटेड जितने भी हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो पढ़े थे थ्योरी के अंदर, फिर भी जो है हम थोड़ा सा जो है इसे रिवाइज कर लेते हैं और थ्योरेटिकल पॉइंट्स जितनी भी यहाँ पे गिवन है उनको हम स्टडी कर लेते हैं. So a typical process involves both I/O time as well as CPU time. तो एक टिपिकल प्रोसेस जो होता है वो इन दोनों स्टेज के अंदर जो है वो अवेलेबल होता है. यहाँ तो वो I/O टाइम के अंदर टाइम स्पेंड कर रहा होता है, यहाँ वो CPU के अंदर जो है वो टाइम स्पेंड कर रहा होता है. इन अ यूनिप्रोग्रामिंग सिस्टम लाइक MS-DOS, time spent waiting for I/O is wasted and CPU is free during this time. तो यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के अंदर जिस तरह से प्रीवियसली हमारे पास जो है वो MS-DOS अवेलेबल था, तो वहाँ पे या तो वो प्रोसेस जो है या तो वो I/O के लिए जो है वो वेट कर रहा होता था, या तो वो CPU के अंदर एग्जीक्यूशन होता था. तो यहाँ पे अगर I/O के लिए जो है वो जा रहा है यूनी प्रोग्रामिंग के अंदर, इट मीन्स के उस टाइम CPU इज़ आइडियल and CPU doesn't work anything at that time. It means that CPU time is wasted at that time. In multi-programming systems, one process can use CPU while another is waiting for I/O. लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के अंदर अगर एक प्रोसेस जो है वो CPU यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है उसी टाइम दूसरा प्रोसेस जो है वो I/O के लिए जो है वेट कर रहा हो. दिस इज़ पॉसिबल ओनली विथ प्रोसेस शेड्यूलिंग, और ये चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस शेड्यूलिंग के थ्रू ही जो है वो पॉसिबल जो है हो सकती है. अ प्रोसेस शेड्यूलर शेड्यूल्स डिफरेंट प्रोसेसेस to be assigned to the CPU based on particular scheduling algorithms. तो प्रोसेस शेड्यूलर जो है वो डिफरेंट प्रोसेस को जो है वो CPU असाइन करता है और शेड्यूल करता है अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर शेड्यूलिंग algorithms. और वो शेड्यूलिंग algorithm जो है वो हमने थ्योरी के अंदर भी जो है वो पढ़े थे, यहाँ पर भी हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. देयर आर सम पॉपुलर प्रोसेस शेड्यूलिंग algorithms which are फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसे हम जो है वो FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहते हैं. सेकंड वन इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नॉन एज SRT शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. थर्ड वन इज राउंड रोबिन RR शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. नेक्स्ट वन इज शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, जिसे हम शॉर्ट में जो है SJN शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहते हैं. एंड लास्ट वन इज पीरियोडिक शेड्यूलिंग. तो ये कुछ फेमस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जो हमने थ्योरी के अंदर भी स्टडी किए थे, और यहाँ पर भी जो है हम रिवाइज कर लेते हैं और बाद में इनको जो है हम प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करेंगे. बेसिकली ये लैब जो है वो इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को जो है प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करने की है. ओके, these algorithms are either non-preemptive or preemptive. तो ये जितने भी algorithms हमने ऊपर डिस्कस किए वो सारे के सारे या तो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स हैं या प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स हैं. नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स आर डिजाइंड so that once process enters the running state, it cannot be preempted until it completes its allotted time. तो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स ऐसे एल्गोरिथम्स हैं कि उनके अंदर अगर कोई एक प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर है तो उसे हम इंटरप्ट नहीं कर सकते, उसे हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते नहीं कर सकते जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर सके.
Whereas the preemptive scheduling is based on priority, where scheduler may preempt a low priority running process anytime when a high priority process enters into a ready state. लेकिन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या है? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ये है कि अगर कोई ये रनिंग स्टेट के अंदर लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन में है और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है comes in a ready queue, then scheduler may preempt a low priority process from running state and brings up the highest priority process into the CPU. So here are some points related to FCFS. Jobs are executed on first come first serve basis. तो FCFS के अंदर जो jobs जितनी भी jobs होंगी, जितने भी processes होंगे, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे जो है वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे. इट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. It means we cannot interrupt once CPU is assigned to a process. Easy to understand and implement FCFS scheduling algorithm is easily understandable, and we can easily implement this scheduling algorithm. Its implementation is based on FIFO queue. तो FCFS implementation जो है वो FIFO queue पे बेस करती है. Poor in performance as average wait time is high. So FCFS scheduling algorithm is considered as poor in performance because its average wait time is high as compared to other scheduling algorithms. Okay. Here are some calculation formulas, time calculation formulas. Completion time. What is completion time? Time at which process completes its execution. तो ऐसा टाइम जिस टाइम पे प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले तो उस टाइम को जो है वो हम कंप्लीशन टाइम कहते हैं. सेकंड वन इज टर्न अराउंड टाइम. हियर टर्न अराउंड टाइम इज डिफाइंड एज टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम. So its formula will become like completion time minus arrival time is equal to turnaround time. While waiting time is a time difference between turnaround time and burst time. So formula for waiting time will be turnaround time minus burst time is equal to waiting time. तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो हम कैलकुलेशंस के अंदर यूज़ करेंगे. लेकिन टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन हम स्टडी करें तो वो कुछ इस तरह से होगी. यहाँ पे जो है वो हम देख लेते हैं. Waiting time is the sum of the periods spent waiting in a ready queue, only waiting for CPU in ready state. So waiting time is the sum of periods spent waiting in the ready queue. तो रेडी क्यू के अंदर जितना भी टाइम स्पेंड किया जाए किसी भी प्रोसेस के हवाले से तो वो सारे का सारा टाइम जो है वो वेटिंग टाइम कहलाएगा उस प्रोसेस के लिए. वाइल टर्न अराउंड टाइम से थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोग को जो है वो कन्फ्यूजन ना हो. वाइल टर्न अराउंड टाइम इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन. और एक प्रोसेस जिस टाइम सिस्टम के अंदर सबमिट होता है और सबमिट से लेके कंप्लीशन तक जितना भी टाइम उसने स्पेंड किया है उस पूरे के पूरे टाइम को जो है टर्न अराउंड टाइम जो है वो कहा जाएगा. So in turnaround time, process may be in a new state, or process may be in ready state, or process may be in waiting state, or process may be in running state. So the sum of all the time in the span in these states is known as turnaround time. ओके तो आई थिंक अब आप लोगों को जो है टर्न अराउंड टाइम की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी.
but for calculation purpose we can use this formula, turnaround time minus burst time to calculate waiting time, whereas completion time minus arrival time to calculate turnaround time. Okay, moving forward, we use the following system state to demonstrate the working of this algorithm. For simplicity, we assume that processes are in the ready queue at time 0. Here the some set of processes given and its arrival time, we are assuming its arrival time as 0. So process, there are three processes P1, P3 and P4. Their burst time is also given. 24 is for P1, 3 is for P2 and again 3 is for P3. If the processes arrive into the system in the order like P1, P2, P3 and are served in the order like P1, P2 and P3, the Gantt chart for the schedule is shown in figure. अगर तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है वो इसी सीरीज़ वाइज ऑर्डर के अंदर जो है वो अराइव हुए हैं, तो किस तरह से जो है इसका Gantt चार्ट जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं. सो इफ़ P1 इज़ अराइव्ड इन फर्स्ट इन ऑर्डर, तो P1 सबसे पहले जो है वो एग्जीक्यूशन के अंदर आएगा और सबसे पहले P1 प्रोसेस जो है उसे इस CPU जो है वो असाइन किया जाएगा. It will start from execution from 0 up to 24 because its burst time is considered as execution time. तो burst time को हम execution time जो है वो कह सकते हैं. So it will start from 0 up to 24 or 24 is its completion time. After process P1, P2 will come in execution and its burst time is 3, मतलब कि 3 टाइम यूनिट्स तक ये एग्जीक्यूट करेगा. So 24 plus 3 is equal to 27. Third process is P3 and its execution time is again 3 units. So from 27 plus 3 is equal to 30. 30 is the completion time of P3. Okay, here are the waiting times for the three processes and the average waiting time per process. Waiting times and average waiting times are given here. Here calculation is कैलकुलेशन जो है वो ऑलरेडी जो है वो की गई है. डायरेक्टली जो है यहाँ पे आंसर्स रखे गए हैं. आई होप कि आप लोग जो है ये खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे जो है मैं भी आप लोगों को ये दोबारा से जो है वो समझा देता हूँ. मैंने वैसे यहाँ पे की हुई भी है, लेकिन दोबारा से जो है हम इसे जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं. ठीक है बेटा. कंट्रोल सी एक अलग से डॉक्यूमेंट जो है वो हम ओपन करा लेते हैं. सॉरी, और हम जो है वो फार्मूला जो है सबसे पहले यहाँ पे रख लेते हैं. ठीक है, इसे हम नीचे कर लेते हैं. वहाँ पे ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन यहाँ पे फिर से जो है वो दोबारा कर लेते हैं. ओके, so waiting times are given here, average times are given here after calculation, but we have to calculate these times. To find out the waiting time, we must require टर्न अराउंड टाइम. तो सबसे पहले जो है वो हम टर्न अराउंड टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे. सो टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P1 is equal to, while the formula for turnaround time is completion time minus arrival time. So completion time for P1 is 24. From looking at the Gantt chart, 24 is the completion time of P4. So 24 minus arrival time is 0, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया था कि सारे के सारे प्रोसेसेस जो है वो 0 टाइम पे जो है वो अराइव हो चुके हैं. सो
turnaround time for P1 is 24 एंड वेटिंग टाइम, और यहीं पे जो है हम वेटिंग टाइम भी जो है वो फाइंड आउट करते जाते हैं. वेटिंग टाइम फॉर P1 विल बी ए turnaround time minus burst time. तो turnaround time for P1 is 24 minus is burst time. So burst time for P1 is 24. Here is 24. So 0. So waiting time for P1 is equal to 0 time unit. Okay. Turnaround time for P2 will be completion time. Completion time for process P2 is 27 time units. So 27 minus arrival time is again 0. So 27 is the turnaround time for process P2 and its waiting time will be P2 turnaround time minus burst time. Turnaround time is 27 minus burst time for P2 is 3. So it will be equal to 24. 27 minus 3 is equal to 24 time units. Okay. Calculating turnaround time for process P3. Completion time of process P3 is 30 time units minus arrival time is again 0. So 30 is the turnaround time for process P3 and waiting time for P3 will be P3 turnaround time minus burst time. Turnaround time is 30 time units minus burst time is again 3 time units. So 30 minus 3 is equal to 27. Okay. So here waiting time for process P1 is 0. Similarly, waiting time for process P1 is 0. Waiting time for P2 here is 24 and here is again waiting time for process P2 is 24 and waiting time for process P3 is 27. So here we have again calculated the waiting time for P3 that is equal to 27 time units. Okay, so average waiting time for this set of processes will be equal to sum of these waiting times divided by number of processes. 0 plus 24 plus 27 divided by number of processes. We have 3 number of processes, so divided by 3. That is equal to 24 plus 27 is equal to 51 divided by 3. That is equal to, I think, 17 is usually 17. 17 time unit is the average waiting time for this problem for this set of processes. Okay, तो आई होप कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन जो है वो समझ में आ गई होगी. अगर कोई चीज़ आप लोगों के समझ में ना आई हो तो वो हम लाइव सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे. Here is the implementation of FCFS using program, so you can do it yourself. But I but I have to perform this calculation myself, so you can understand this code from my side. So don't worry about this. Second one is shortest remaining time. Process which and the shortest burst time are scheduled first. तो ऐसा प्रोसेस जिसका बस्ट टाइम शॉर्टेस्ट हो, सबसे पहले वो शेड्यूल जो है वो किया जाएगा. इफ टू प्रोसेसेस हैव द सेम बस्ट टाइम देन FCFS इज यूज्ड टू ब्रेक द टाइम. लेकिन अगर दो प्रोसेसेस जो है
उनका बस टाइम सेम ही है। तो हम जो है वो अराइवल ऑर्डर चेक करेंगे। अराइवल ऑर्डर के अंदर जो सबसे फर्स्ट अराइव हुआ है तो एग्जीक्यूशन के अंदर भी सबसे पहले वही आएगा। It is a non-preemptive schedule algorithm. SRT is again a non-preemptive schedule algorithm. It's also available in a preemptive version, but here we are discussing the non-preemptive version of SRT. This is also known as shortest job first or SJF, SJF for shortest job first or SJN shortest job next. Best approach to minimize waiting time. So SRT is one of the best approach to minimize waiting time. Here are again some formulas to calculate the time for SJF, completion time against same definition, turnaround time against same definition, waiting time against same definition. So we are moving forward to solve this problem. As an example of SJF scheduling, consider the following set of processes with the length of CPU burst given in milliseconds. तो यहाँ पे जो है लेंथ ऑफ each process is given and we have 4 processes P1 up to P4, 6 uh, uh, length 6 milliseconds is the burst time for P1, 8 milliseconds for P2, 7 for P3 and 3 milliseconds for P2. These are the burst times and these are the processes. Okay. Using SJF scheduling, we would schedule these processes according to the following Gantt chart. तो जिस तरह से पहले भी हम पढ़ के आए कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के अंदर जो है वो किस तरह से जो है जॉब शेड्यूल की जाएगी, जिसका बस टाइम सबसे शॉर्टेस्ट होगा सबसे पहले वो एग्जीक्यूशन में आएगी। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करें तो नंबर फर्स्ट पे जो जॉब है जिसका शॉर्टेस्ट बस टाइम अवेलेबल है तो वो 3 है एंड 3 is concerned with process P4. So P4 will come in execution and its bus time is 3 time units. So from 0 to 3, P4 will execute. After the completion of P4, again looking in the table here, P1 smallest burst time that is equal to 6 milliseconds. So P1 will come in execution and 3 plus 6 is equal to 9. So 9 is the completion time for P1. After these two processes P4 and P1, again looking into the table, 7 is the smallest or shortest burst time and is concerned to P3. Okay, so P3 will come in execution. So 9 plus 7 is equal to 16. Now only P2 will remain and P2 will come in execution and its burst time is 8 milliseconds. So 16 plus 8 is equal to 24. ओके ये तो हो गया Gantt चार्ट जो हमने जो है वो इजीली समझ लिया। हियर आर द वेटिंग टाइम्स फॉर द 3 प्रोसेसेस एंड द एवरेज वेटिंग टाइम पर प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है वेटिंग टाइम जो है वो हर एक प्रोसेस का जो है वो गिवन है, मतलब कि कैलकुलेट करके जो है यहाँ पे डायरेक्टली रखा गया है एंड वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज वेटिंग टाइम दैट इज इक्वल टू 7 मिलीसेकंड। यहाँ पे जो है हम दोबारा से जो है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। तो इसे मैं फिर से जो है वो रिमूव कर लेता हूँ और दोबारा से जो है इसे कैलकुलेट कर लेंगे। वही सेम फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। And in this set of processes we have 4 number of processes. So P4 again here P4, ठीक है बेटा। One thing more, arrival time is again assumed
to be 0 seconds for all the processes in this scheduling algorithm. तो हमने जो है अराइवल टाइम जो है वो ज़ीरो कंसीडर करना है, ज़ीरो अज्यूम करना है इस एग्जांपल के अंदर भी, क्योंकि अराइवल टाइम इज़ नॉट गिवन, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला नहीं गिवन नहीं है, मतलब कि वी कैन कंसीडर एज ज़ीरो. Okay, so turnaround time for process P1 will be completion time minus arrival time. So here is P1, completion time of P1 is 9 milliseconds. So 9 minus arrival time is 0, that is equal to 9, and waiting time for P1 will be turnaround time minus burst time. So turnaround time we have calculated 9 milliseconds minus burst time. Burst time of P1 is 6 milliseconds. So 9 minus 6 is equal to 3. Okay. So here is also P1 is equal to 3 milliseconds. Waiting time for P1 is 3 milliseconds. So it is given here. Okay, beta. Calculating the turnaround time for P2. Completion time for P2 is 24 milliseconds. 24 minus arrival time is again 0. So 24, and its waiting time will be 24. 24 is turnaround time minus burst time. Burst time for P2 is 8 milliseconds. So 24 minus 8 is equal to 16. So here P2 waiting time for P2 is 16 milliseconds. Okay, beta. Calculating the turnaround time for P3. Completion time for P3 is 16 milliseconds minus 0, because arrival time we are assuming is 0. So 16 minus 0 is again 16. Sorry. Okay. So waiting time for P3 will be turnaround time minus burst time. Turnaround time we have calculated, that is equal to 16 milliseconds. 16 minus, and its burst time is 7 time units. 16 minus 7 is equal to 9. And here is the waiting time for P3, that is equal to 9 milliseconds. Okay. Turnaround time for P4. Completion time of P4 is 3 minus its arrival time is again 0. So 3 is the arrival time. So we can say that turnaround time is equal to the completion time. Okay, completion time is equal to turnaround time, क्योंकि turnaround time जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेसिकली उस प्रोसेस का completion टाइम है. अगर तो अराइवल टाइम जो है वो 0 है तो completion time is equal to turnaround time. Okay, calculating the turnaround time for P4, that is equal to 3, and its burst time is also 3. It means कि waiting time for P4 is 0 times. मतलब कि प्रोसेस P4 ने जो है 1 मिली सेकंड भी जो है वो वेट नहीं किया है और वो डायरेक्टली जो है एग्जीक्यूशन में आ गया है. जैसे ही वो सिस्टम के अंदर इन हुआ वो डायरेक्टली एग्जीक्यूशन में आ गया. ओके, सो नाउ कैलकुलेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम दिस, that is equal to summing all these 4 waiting times, 3 plus 16 plus 9 plus 0 divided by number of processes, and we have 4 number of processes, so divided by 4. Sorry. 3 plus
3 plus 9 12, 12 plus 16 is equal to 28. 28 divided by 4 28 divided by 4 is equal to 7. Sorry, only 7 milliseconds. So 7 milliseconds is the turnaround time, average waiting time for this problem, these set of processes. So here is also given 7. By comparison, if we were using the FCFS scheduling scheme, the average waiting time would be 10.25 milliseconds. तो अगर हम FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करें इन सेट ऑफ प्रोसेसेस के ऊपर और कंपेयर करें तो एवरेज वेटिंग टाइम फॉर FCFS विल बी 10.25 milliseconds while in SJF is 7. It means that we have minimized the average waiting time. So you can calculate your end for your understanding. तो आप लोग जो है इसे खुद जो है वो कैलकुलेट कर लेना ताकि आप लोगों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए. एज SJF algorithm may either be preemptive और नॉन preemptive. जिस तरह से मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया कि SJF जो है वो preemptive भी है, नॉन preemptive भी है. Because we give higher priority to a process with smaller CPU burst, then if a new process arrives with a smaller CPU burst, then a preemptive SJF algorithm preempts the currently executing processes. तो लेट्स सपोज अगर हमारे सेट ऑफ प्रोसेसेस के अंदर जो है प्रोसेसेस जो है वो आ रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट है, तो जाहिर है जो लो प्रायोरिटी वाले एग्जीक्यूशन में होंगे उनको प्रिएम्प्ट किया जाएगा और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूशन में आ जाएंगे इफ़ वी हैव प्रिएम्प्टिव वर्जन ऑफ SJF. Whereas non-preemptive SJF algorithm will allow the currently running process to finish the CPU burst. जबकि अगर नॉन प्रीएम्प्टिव SJF algorithm अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो जो करंटली रनिंग में है वो जब तक फिनिश ना कर ले तब तक जो है we cannot snatch the CPU from that process. Preemptive SJF scheduling is sometimes called shortest remaining time first. ओके बेटा, तो प्रीएम्प्टिव वर्जन इज नोन एज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है रिमेनिंग टाइम जो है वो हम कंसीडर करते हैं, अराइवल टाइम और रिमेनिंग टाइम जो है वो कंसीडर किया जाएगा. लेकिन प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जो नॉन प्रीएम्प्टिव हमने यूज़ किया वहाँ पे अराइवल टाइम हमने क्या कंसीडर किया था, 0 मिलीसेकंड्स. हमने अज्यूम किया था कि ये सारे के सारे प्रोसेस जो है वो 0 टाइम यूनिट्स के अंदर जो है वो अराइव हुए हैं. लेकिन अगर प्रीएम्प्टिव वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो है अराइवल टाइम में भी देयर विल बी डिफरेंट अराइवल टाइम्स. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस. हियर अगेन 4 processes are given, their arrival time is given, and here we are seeing that arrival time is different for each process, and burst time is also given in third column at the right side. Now using the SRT Gantt chart is, तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे अगर if arrival time is given, so we will consider the arrival time. Based on arrival time, then we will look for burst time. So at 0 arrival time, there is only one process and its burst time is 7. मतलब कि anyhow सबसे पहले P1 will come in execution. लेकिन हो सकता है कुछ टाइम यूनिट स्पेंड करने के बाद जो है कोई और प्रोसेस जो है उसकी पीरियडिटी जो है वो हाईएस्ट हो जाए, तो अगेन प्रीएम्पशन विल अकर एंड हाईएस्ट पीरियडिटी प्रोसेस विल कम इन एग्जीक्यूशन. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो है ये हो रहा है. तो सबसे पहले तो P1 जो है वो एग्जीक्यूशन में आया आफ्टर 2 टाइम यूनिट्स. ठीक है,
जैसे प्रोसेस P1 ने 2 टाइम यूनिट्स टाइम स्पेंड किया तो और इसका टोटल बस टाइम 7 था। अब इसका जो है कितना रह जाएगा 5 टाइम यूनिट्स, और 2 टाइम यूनिट जो है वो स्पेंड हो चुका है। एट 2 टाइम यूनिट्स प्रोसेस P2 इज अगेन इन रेडी क्यू, ठीक है, और इट्स बस टाइम इज 4 टाइम यूनिट्स वाइल P1 हैज़ बस टाइम आफ्टर 2 टाइम यूनिट्स 5, ठीक है। तो प्रोसेस P का जो अभी बस टाइम बचा हुआ है वो 5 है, और जबकि P2 का बस टाइम जो है वो 4 है। इट मीन्स कि अब P2 की प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट है, इसीलिए P1 विल बी प्रीएम्प्टेड एंड P2 विल कम इन एग्जीक्यूशन। जो यहाँ पे जो है वो सेम हुआ है, P2 जो है वो एग्जीक्यूशन में आ चुका है। तो P2 के 2 टाइम यूनिट्स स्पेंड करने के बाद, ठीक है, अब 2 टाइम यूनिट्स जो है वो P1 ने स्पेंड किए, और 2 टाइम यूनिट्स जो है वो P2 ने स्पेंड किए। टोटल टाइम जो स्पेंड हो चुका है वो 4 टाइम यूनिट्स है, और P2 का जो है वो 2 यूनिट्स जो है वो बस टाइम अभी भी रिमेनिंग है। ओके, और हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। P1 का तो 2 मिली सेकेंड्स यहाँ 2 टाइम यूनिट्स के बाद जो है P1 का जो वो रिमेनिंग टाइम है वो कितना है 5, और उसके बाद जो है P2 जो है वो रेडी क्यू के अंदर आ गया है, और उसका बस टाइम जो है वो 4 है। इट मीन्स कि अब जो है वो P1 विल बी प्रीएम्प्टेड एंड P2 विल कम इन एग्जीक्यूशन। तो आफ्टर 2 टाइम यूनिट्स, जब 2 टाइम यूनिट्स जो है वो स्पेंड हो गए, तो इस P2 का जो रिमेनिंग टाइम यूनिट है अब वो 2 बचा है, और टोटल टाइम, सॉरी, टोटल टाइम जो स्पेंड हो चुका है वो 4 मिली सेकेंड या 4 टाइम यूनिट जो है वो हो चुके हैं। और जब 4 टाइम यूनिट स्पेंड हो चुके हैं तो P3 जो है वो भी रेडी क्यू के अंदर आ चुका है, और उसका बस टाइम जो है वो 1 है, ठीक है बेटा। और P1 और P2 का जो रिमेनिंग टाइम बचा है वो 2 और 5 है। इट मीन्स के P3 है हाईएस्ट प्रायोरिटी, सो P2 विल अगेन प्रीएम्प्टेड, P2 विल बी प्रीएम्प्टेड एंड P3 विल कम इन एग्जीक्यूशन। और P3 का जो बस टाइम है वो 1 टाइम यूनिट है, तो वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो P3 का रिमेनिंग टाइम जो है वो 0 है, मतलब कि उसने बस टाइम अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब जो है टोटल टाइम जो है वो कितना बचा 5, सॉरी, टोटल टाइम जो स्पेंड हो चुका है वो 5 ये टाइम यूनिट्स है, और जब 5 टाइम यूनिट स्पेंड हो चुके हैं तो P4 भी जो है वो रेडी क्यू के अंदर आ चुका है, और P4 का जो बस टाइम है वो कितना है, P4 का बस टाइम और 4 है। और अगर इस टेबल के अंदर हम देखें तो P3 ने तो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, ठीक है बेटा, P3 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, ठीक है, इसे हमने ख़त्म कर लिया, इसको हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है। बाकी कौन कौन से बचे, P1 P2 एंड P4। और अब जो
अब जो हमारे पास जो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है वो P2 का है, तो P3 के बाद अगेन जो है वो P2 जो है वो एग्जीक्यूशन में आ गया और उसका टोटल टाइम जो है वो 2 है, तो उसने 5 से लेके 7 तक टाइम स्पेंड कर लिया और वो भी जो है वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो है मतलब कि टोटल टाइम यूनिट जो है वो कितना स्पेंड हो चुका है 7। और अब दोनों के दोनों प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में है। अगेन वी हैव टू लुक फॉर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, तो P2 के कंप्लीशन के बाद जो है P4 का जो है वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है और उसका कितना है 4 टाइम यूनिट है, तो 7 से लेके 11 तक जो है वो ये 4 चला, ये भी इसने भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली और फाइनली जो है वो कौन सा बच रहा है P1 and its remaining time unit is 5 units. So from 11 to 16, 11 plus 5 is equal to 16. So average waiting time is equal to 9 plus 1 plus 0 plus 2 divided by 4, that is equal to 3 time units. ठीक है बेटा, ये डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पे जो है वो मैंने कैलकुलेशन इसकी भी की हुई है, तो यहाँ पे आप लोग जो है इसे अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने इस प्रॉब्लम के लिए भी जो है वो कैलकुलेशन की है, तो आप लोग जो है इस कैलकुलेशन को भी देख लेना। आई होप कि आप लोगों को जो है ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल जो है वो समझ में आ गए होंगे कि हमने जो है वो क्रिटिकली भी अंडरस्टैंड कर लिया और मैन्युअली भी इनको जो है वो सॉल्व करना जो है वो सीख लिया। अब हम जो है वो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। तो फ़िलहाल जो है यहीं इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, फिर सेकंड पार्ट के अंदर जो है मैं आप लोगों को जो है वो कोडिंग के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट करना जो है वो सिखा दूँगा। ओके बेटा।